अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बड़े दुख के साथ ये अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे मुर्शद पाक माशद के जाओ। वो दमखम नहीं है, वो दमखम नहीं है तुम्हारी दमाल में। अब मेरे मुर्शद में दमखम नहीं रहा तो तुम्हार में क्या दमखम हो? इसका मतलब है तुम्हारी दमाल उनके हुद्दे से मशरूत थी यार। यार नहीं, मगर एक जईबा तो होता है ना यार, ये तो ना करो अल्लाह के वास्ते, ऐसे तो ना करो यार। तुम ये देखो कि मुर्शद तो चलो चले गए, मुर्शद के जाने के बाद क्या हो रहा है इस मुल्क में? इसे कहते हैं शायर लोग तेरे जान दे खड़ाक बड़े होंगे। अच्छा, वैसे इन 2 दिनों में हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनकी जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है कि अब अजीजी क्या करेगा। बता दो क्या करेगा। तो अपने आइंदा जो सियासी लाया अमल है उसका ऐलान करो ना। मुर्शद बदलोगे, दमाल बदलोगे, क्या करोगे? मैंने कुछ भी नहीं बदलना, मैंने बस अपनी नीयत बदलने दी। नीयत बदल ली, मुर्शद नहीं बदलना तुमने। नहीं, मुर्शद मेरे वही रहेंगे, ये ना करो यार। पक्की बात है। मुर्शद मेरे वही है मेरे मुर्शद, वही है मेरे मुर्शद। मेरा मुर्शद उठा दिया। मुर्शद आप आइंदा कभी वज़ीर आज़म ना बनना। ये देख लो, मैं कल्ला ही रो रहा हूँ, सब हंस रहे हैं। अब तुम्हारे मुर्शद ने कौम के साथ कोई अच्छा सलूक किया होता तो कौम भी रो रही होती। क्या मतलब यार, मुर्शद कौम की टल्ली भी जाके दौड़ गए। टल्ली तो बजा दी है तुम्हारे मुर्शद ने कौम की। सॉरी मुर्शद, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई है, टल्ली तो वाकई बज गई है कौम की। यार तुम्हारे लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती अगर मखदूम शहाब वजीर आजम बन जाते, तुम्हें ना अपना मुर्शद बदलना पड़ता, तुम मखदूम शहाब को अपना मुर्शद बना लेते। बहुत अच्छे। हर मखदूम मेरा मुर्शद नहीं होता। क्यों? जिस तरह हर गोरा अंग्रेज नहीं होता, हर रंब चौंसा नहीं होता, इस तरह हर मखदूम अजीजी का मुर्शद नहीं होता। भेज दिया मेरे मुर्शद को, अब बढ़ाओ नवा वजीर आजम। पता नहीं किस तरह का होगा, अजीब अजीब नाम सामने आ रहे हैं। वैसे यार भाजनैद, जिस तरह धड़ाधड़ वजीर आजम के लिए नाम आ रहे हैं यार, बीच में मेरा नाम भी ठोक दो। अच्छा, क्यों? हाँ, ना भी जीतूंगा तो कार्ड पे ये तो लिखवा लूंगा ना, साबिक उम्मीदवार बराए वजीर आजम। उम्मीदवार लगेगा ना सिर्फ। और जिस किसी को कार्ड पकड़ाया करूंगा, उम्मीदवार पे अंगूठा रख के पकड़ा दिया करूंगा ना, बाकी साबिक वजीर आजम नजर आएगा। वजीर आजम का तो काम ही अंगूठा रखना है, चाहे कार्ड पे रखे या आवाम की गर्दन पे रखे। यार डराने वाली बातें ना करें। अगर खुदा न खास्ता तुम वजीर आजम बन जाते तो तुम खत लिख देते। मैं तो कह दूंगा जनाब मुझे तो अपना नाम नहीं लिखना आता, मैं खत क्या लिखूं? वाह। वैसे आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में भी खत ही बुनियादी मसला बना रहेगा? हाँ, लगता तो बज़ाहिर यही है कि जो भी बेचारा बदकिस्मत नया वजीर आजम बनेगा, राजा परवेज अशरफ बने या जो भी है, उसको 2 तरह के हल्फ उठाने पड़ेंगे। वफादारी के 2 हल्फ उठाने पड़ेंगे, एक जरदारी साहब के साथ वफादारी और दूसरा पाकिस्तान के आइन और दस्तूर और कानून के साथ। और दोनों हल्फ ऐसे हैं कि एक ही वक्त में दोनों नहीं निभाए जा सकते। या आप जरदारी साहब के साथ वफादारी निभा सकते हैं या पाकिस्तान के आइन के साथ। और नहीं, वाकई तुम ठीक कह रहे हो। जितने भी वजीर आजम के लिए मुंह सामने आए हैं वो इसी किस्म के हैं कि जरदारी साहब के साथ जो वफादारी है वो मद्देनजर रखी जा रही है। जाहिर है, तुम जरा एक बात पे गौर करो कि क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत के रवैये से ये नजर आ रहा है कि ये लोग जल्द इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं? कोई इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके लबो लहजे से, इनके इकदामात से, इनके फैसलों से मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। अभी चंद महीने की बात है ना, चंद महीने के लिए इनको एक वजीर आजम देना था। ये कोई सॉफ्ट चेहरा नहीं दे सकते थे, ये कोई उजला चेहरा नहीं दे सकते थे। यार राजा परवेज अशरफ, ओ खुदा के बंदो, आप पहले आपने मखदूम शहाब का फैसला किया, एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल फैसला, फिर आपको जब उस फैसले से बैकआउट करना पड़ा तो आपकी निगाह इंतखाब राजा परवेज अशरफ पे पड़ी। लोड शेडिंग ही नहीं अभी तक ये से निकले। बाकायदा आप चलो, आप अदालत से कन्फ्रंट, अगर दीगर मामला कोई और उम्मीदवार होता तो आप सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंट करते। राजा परवेज अशरफ के मामले में तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी कन्फ्रंट कर रहे हैं, पब्लिक के साथ भी कन्फ्रंट कर रहे हैं। यार लोड शेडिंग अपनी पीक पे है और आप राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब करवा रहे हैं। यार हाँ, आज भी जब बिजली जाती है तो लोग दुआएं राजा परवेज अशरफ को ही देते हैं। एग्जैक्टली। बिजली जाने पर दुआएं देते हैं, बिजली आने पर दुआएं देते हैं।
अब एक ही बात है यार, आती हो तो दुआएं देना, जाती जाती है। अब तो यार पीपल्स पार्टी की तरफ से जितनी भी ऑप्शन सामने आई थी ना, बेहतर था अगर कमर ईमान कायरा साहब को ही पेश कर दे। बहुत अच्छी ऑप्शन थी, बेस्ट चॉइस थी। बोलते भी दलील के साथ है, सॉफ्ट बोलते हैं, और कम से कम अवाम को मजीद सताते नहीं बयान दे के, उनकी दुखती राख के ऊपर मजीद सोटा नहीं मारते। बिल्कुल। वैसे ईमान से जिस तरह की हमारे सरों पे तलवार लटक रही है ना कि जमहूरियत रहेगी या नहीं रहेगी, कौन आएगा, क्या बनेगा, इसमें बहुत अच्छा होता अगर सारी सियासी जमातें मिल बैठ जाती। ये पीपल्स पार्टी वाले या जरदारी साहब सारे हुक्म अपना सियासतदानों को, जमातों के लीडरों को इकट्ठा करते और एक मुतफिका तौर पे वज़ीर आज़म का नाम सामने ले आते। 6-7 तो महीने हैं बाकी। यही प्रॉब्लम है ना, लोग ये समझने से कासिर हैं कि 3 माह में और 9 माह में कितना फर्क है। मजीद 5-6 माह हुकूमत अपनी प्रोलॉन्ग करके पीपल्स पार्टी क्या चीज हासिल करना चाहती है? चीज वो ये हासिल करना चाहते हैं कि अगे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के दौरान अगर उनका अपना वज़ीर आज़म नहीं होगा तो वो इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? यार मेरी बात सुनो, अगर नून लीग और दीगर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात पर रजामंदी जाहिर कर देती कि एक कंसेंसस वजारत उज़्मा का कैंडिडेट मुंतखब हो जाता, सबसे बड़ी बात यह है जो फायदा पीपल्स पार्टी को मिल सकता था वो जरदारी साहब की सदारत में इलेक्शन हो जाता और बाकी तमाम जमातें इस बात पर रजामंदी जाहिर कर देती। इससे बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी कैसे क्या हासिल करना चाहती है? बड़ी बुरी हालत है यार इस वक्त। जिस तरह के नाम वज़ीर आज़म के लिए आ रहे हैं अमान से, मेरे महल्ले का साबिक काउंसलर सवेरे तैयार होकर घर से निकला, मैंने उससे पूछ लिया भाई जी वज़ीर आज़म लगने के लिए तो नहीं जा रहे कहीं? मुझे आगे से कहता है जी को अक्ल वाली बात करो, मेरे ऊपर ना कोई केस ना करप्शन, मुझे कहां किसी ने लगाना है वज़ीर आज़म। अल्लाह जानता है जिस तरह के हालात हुए ना, इससे पहले अल्लाह ना करे को गैर जमहूरी ताकत आ जाए हुकूमत करने के लिए, इन सबको चाहिए कि मिल बैठ जाए। वरना ईमान से अगर कोई और ताकत आ भी गई ना, तो इस वक्त जितना लोड शेडिंग से बिजली के ना होने की वजह से लोग तंग आए हुए हैं और जो सियासत में सूरत हाल हुई है, ये देखो ना 2 दिन से जो पंजाब असेंबली के अंदर दंगल चल रहा है यार, ये तो है बात करने वाली। शेम, इस कदर शर्मनाक मनाजर है, इस कदर शर्मनाक है। और हम कब तक ये कह के अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे कि दुनिया भर की जमहूरियतों में यही कुछ होता है? ये कुछ होता है जो 2 दिन से हमने मनाजर देखे हैं। यार मुस्लिम कंट्री है हमारा और देखो खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है और किस तरह लड़ाई दंगा फसाद हो रहा है। और वो देखो वो जो भाई साहब जिन्होंने बयान दे दिया खड़े होके, शेख अलाउद्दीन साहब, शेख अलाउद्दीन साहब क्या औरतों के लिए यार कह रहे हैं कि ये सर्कस में नाचने वाली औरत। हाय 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 यार, को अक्ल को हाथ मारो, अपने आप को देखो पहले तुम हो क्या यार। तुम जरा सोचो कि हमारी जो तहजीबी रवायात हैं, हमारी जो अकदार है, वो क्या किसी ऐसे शख्स को जितना मर्जी को गया गुजरा क्यों ना हो उसको ये इजाजत देती है किसी भी खातून के बारे में? ये तो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी ऐसी खातून जिसके किरदार के बारे में भी आपको कुछ कहना हो, क्या पब्लिकली आपके अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्होंने कर दिए? हाय हाय हाय, ये नून लीग के जिस एमपी ने सर्कस वाली बात की है ना, इस तरह के बंदे खुद सर्कस में मौजूद होते हैं। अच्छा। और उनका तारुफ सिर्फ ये होता है कि भाई जी ये जो भाई साहब है ना, इनके सर्कस में 6.5 खुसरे। 6.5 क्या मतलब? एक खुसरा बीच में से लंगड़ा होता है और वो जो लंगड़ा होता है वो आधा नहीं होता बल्कि 1.5 होता है, क्योंकि उसे सिर्फ ऊपर से नाचना पड़ता है, नीचे से तो वो ऑटोमेटिक नाच रहा होता है। यहाँ में लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। एक बात पूछूं, सच्ची सच्ची बताओगे? जी जी। मैनू इत्थे चेज़ा लैन वास्ते बुलाया जेगा? नहीं गिलानी साहब, चेज़ा लेने वाली क्या बात है? सवाल करने हैं आपसे। सवाल पहले जो मैंने किया है उसका जवाब दो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सवालात होंगे। नहीं, ये तुमने मजा लेने के लिए मुझे बुलाया है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं जो महसूस कर रहा हूँ तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? शादी खुदा न खास्ता आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है जी। इससे पहले क्यों नहीं बुलाया? आप क्यों बुलाया है? हुण जदों और कोई नहीं बुला रहा थे तुसी बुला लिया। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, ये मेरे जाने से सिर्फ जमहूरियत का नुकसान नहीं हुआ, मीडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ? क्यों? अब लोग किसके नाम की धमालें डालेंगे? कौन लोग धमालें डालते थे? वो जो तुमने इधर बिठाया होता था वो लबनानी खोता।
गिलानी साहब वो तो आपका मुरीद है, आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। देखें, ये मुझे कुगू ना समझे, मैंने एमए सहाफत किया हुआ है, कोई सिलाई कढ़ाई का कोर्स नहीं किया हुआ। और ये जो आपने मुझे साबिक कह डाला है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। साबिक तो आप है। देखें, शहीद कभी साबिक नहीं होता। मैं शहीद जमहूरियत हूँ, और जो शहीद होता है वो कभी साबिक नहीं होता। और मैंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए आप मुझे साबिक ना कहें, आपकी बड़ी मेहरबानी। गिलानी साहब साबिक तो आप हैं, मान जाए आप। देखें, मैं तो मानता हूँ, मेरे मुंडे नहीं मानते। वो साबिक का लफ्ज सुन के रोना शुरू कर देते। मैं उनको समझाता हूँ कि ये जमहूरियत का सबक है, तो सबक को साबिक समझ के अब्दुल कादिर ने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने समझाया, देखो ये जमहूरियत है, इसका सबक बड़ा ज़रूरी है। आगे से कहता है कि अब्बा जी इस वक्त सबक बिना मुंह से निकाले साबिक लग रहा है। मैंने कहा, देखो बेटा तसल्ली रखो, अब तो सारे कहना शुरू हो गए हैं साबिक तो मैं हो चुका हूँ। तो छोटा मूसा कहता है, नहीं अब्बा जी हमें गल्ला ही बनी है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो अब ये जो साबिक का लफ्ज़ है, मैं ये आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये इस्तेमाल ना करें। अच्छा। क्योंकि पीएम मैं किसी वक्त भी लग सकता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे जब फैसला आया तो उसके बाद एक फौरन फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हमें पीएम की ज़रूरत है, आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप किस मुल्क से बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम मुजफ्फरगढ़ हाई स्कूल से बोल रहे हैं, हमें पीएम यानी पीटी मास्टर की ज़रूरत है, तो आप हमारे पास आ जाएं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पीएम लगना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं तो है। स्कूलों से फोन आ रहे हैं आपको? नहीं, एक मुल्क से भी फोन आया है। कहाँ से? ये भूटान से फोन आया। भूटान से? अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप गिलानी साहब आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको पीएम रख लेंगे। तो मैंने कहा, आप भूटान के हेडमास्टर बोल रहे हैं? कहता है, नहीं मैं प्रेसिडेंट ऑफ भूटान बोल रहा हूँ और आपको पीएम रखना चाहते हैं। मैंने कहा, पीएम मीन पीटी मास्टर थे नहीं किधरे? तो कहता है, नहीं अल्लाह पाक दी कसमें प्राइम मिनिस्टर रखना है। तो इसलिए मैं फिर उससे बात करना शुरू हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास पीआईए है? तो कहता है, नहीं इधर पीआईए नहीं है। तो मैंने कहा, ओजीडीसी है? तो कहता है, नहीं ओजीडीसी भी इधर हमारे मुल्क में नहीं है। तो मैंने पूछा, आपके पास वो ये NICL है? तो बोला कि नहीं हमारे पास NICL भी नहीं है। तो मैंने फिर पूछा कि वजारत हज है? तो कहता है कि नहीं असी हज करते ही नहीं थे, वजारत हज दा असी की करना। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास ये सारे महकमे नहीं है तो मुझ जैसा दोस्त नवाज आदमी उधर आपके साथ बैठ के यसु पंजू खेलेगा? तो वो मुझे भूटान वालों से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पास मुजफ्फरगढ़ हाई स्कूल की ऑप्शन मौजूद है। लगना मैंने पीएम ही है, बेशक मुझे जहाँ मर्जी लगा। और तो और जुनैद साहब, मुझे ये इंग्लैंड से भी फ़ोन आया है। कहता है कि मैं पीएम बोल रहा हूँ। और मैंने कहा, कैसे हो साईं डेविड कैमरॉन? तो कहता है कि डेविड कैमरॉन नहीं, पीएम यानी परवेज़ मुशर्रफ बोल रहा हूँ यार, जिसने तुमसे हलफ लिया था। तो मैंने कहा, अब फ़ोन हलफ वापस लेने के लिए किया? तो कहने लगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप आजकल फारिग हैं इसलिए इधर आ जाएं इंग्लैंड, दोनों इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि कौन सा प्रोजेक्ट? तो कहने लगा कि ये जो गुलाम अली की पुरानी गज़लें हैं उनको मैं नए म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड करवा रहा हूं। अच्छा। तो वो मशहूर गज़ल है, चुपके रात दिन ना सुबहाना याद है, वो उसमें आपकी आवाज़ मुझे चाहिए। आपकी आवाज़ में चूँकि आजकल दर्द मौजूद है तो आप वो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। वो
तो मैं समझ गया कि ये मेरा चेजा ले रहा है, तो मैंने फौरन फोन बंद कर दिया। गिलानी साहब, आपको क्यों ये लगता है कि हर शख्स आपका चेजा ले रहा है? एग्जैक्टली। एज आई टोल्ड यू, मैंने MA सहाफत किया हुआ है, तो ये सब बातें मैं बखूबी समझता हूँ। अच्छा। अभी जब मैं ये फारिग होके तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला हूँ, तो मैंने एक रक्शे वाले से पूछा कि स्टेशन जाना है कितने पैसे, तो मुझे वो कहने लगा कि 400 रुपया लगेगा। अच्छा। तो मैंने कहा 400 रुपया, इतनी महंगाई हो गई है? तो मुझे कहने लगा कि हुन पता लगा ही ना। तो मैं फौरन समझ गया कि ये मेरा चेजा ले रहा है। इसमें चेज़े वाली कौन सी बात है? कह तो वो बिल्कुल ठीक रहा है। देखे बीबी, ये बात तो उसकी वाकई ठीक थी, लेकिन ये जो उसने साथ ये किया है, इसका मतलब है कि वो चेजा ले रहा है। क्योंकि ये जो चे बनती है ये चेजे की होती है। जैसे खत की खे होती है, इस तरह चेजे की चे होती है। आप खत को भी चेजा ही समझते रहे। देखे, ये भी अब रक्शे वाले की हरकतें कर रहे हैं। ये रक्शे वाले से मैंने कहा कि ये 400 रुपया रेलवे स्टेशन का मांग रहे हो, तुम तो मेरा चेजा ले रहे हो। तो कहता है कि आप भी तो 4 साल कौम का चेजा लेते रहे। ये चेजे से याद आया, ये वो जो ये इधर जो बैठा होता है, उसने कब आना है वो गैलस वाले डायनासोर ने। क्या कहना है आपने उसे? आप क्या समझते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ? तो फिर किस लिए आए? आप मेरे ये नोकदार गुस्से से भी नहीं समझ रहे कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। ये आले ज़रा ये बैलेट बॉक्स के मुंह वाला, इसको आज मैं नोकीले ठुड्डे मारूंगा, और इतने ठुड्डे मारूंगा कि इसकी धमालें जख्मी कर दूंगा। उसने क्या किया? इस 800 सीसी मलंग ने धमालें डाल डाल के तो मीडिया का मेरी तरफ ध्यान पड़वाया है। लोग समझना शुरू हो गए हैं कि मैं पता नहीं कितना कुछ लंगर बांट रहा हूँ जो ये धमाले डाल रहा है। आज मैं इसको इतने ठुड्डे मारूंगा कि ये ढोल की आवाज़ सुन के कानों पे हाथ रख लिया करेगा, धमाल नहीं डालेगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, जब तुम पुरानी यादों को ताज़ा करते हो, एक सिलसिला शुरू किया है हमने। मेरे व्यूअर ने बड़ी खूबसूरत एक फरमाइश की है। उन्होंने कहा जी अजीज़ी से कहें कि पुराने वक्तों में सफ़र किस तरह होता था, जब टांगों का वक्त था, जब ये बैलगाड़ियों पर सफ़र हुआ करता था, पुरानी बसें, टूटी हुई सड़कें, बड़े खूबसूरत होते थे ना वो वक्त। वाह 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 यार, ये तो कमाल ही बंदा है जिसने ये याद कराया। मुझे अच्छी तरह याद है पा जुनैद, मैंने लोगों को अपनी आंखों के साथ देखा हुआ है। घोड़ों के ऊपर, तांगा तो बाद में ये शहरों में आया ना। नहीं, वैसे एक वजाहत कर दो कि इंसान देखता तो आंखों के साथ ही है ना, कानों के साथ तो नहीं देखता। यार जब बंदा जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हो तो फिर कहता है अच्छा। यार मैंने नहीं बताना। अजीज साहब, अब इतने प्यारे अंदाज में आपने अपनी आंखों के साथ देखा हुआ है, ठीक है? मैंने अपनी आंखों के साथ देखा हुआ, किसी की आंखों से नहीं देखा हुआ। अपनी आंखों के साथ ही देखते हैं। तुमने गलती की है, दोबारा एक और गलती कर रहे हो। भाई जी, इसका मतलब ये होता है कि किसी ने अपनी आंखों से देख के मुझे बताया है, ये नहीं। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अच्छा अच्छा, ये होता है। क्या देखा तुमने? यार एक तो जाहिल बंदों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या देखा तुमने? खुदा के लिए कुछ समझ लो। अच्छा बाबा, अच्छा तो एजुकेट हो जाओ। अच्छा यार बताओ तो सही, क्या देखा अजीज़ी अपनी आंखों से? यार ये शहरों में तो तुम तांगे बता रहे हो ना कि घोड़े के पीछे तांगा भी लगा होता है और ऊपर 6 बंदे बैठे हुए ना, सिर्फ घोड़ा और उसके ऊपर बोरी डाली हुई है जिसको काठी भी कहते थे, वो घोड़े के ऊपर डाली हुई है और उसके ऊपर बैठ के तो बंदा जा रहा है, साथ गठड़ी भी टांगी हुई है मोढे के ऊपर, और तड़ा तड़ जा रहा है, दगड़ 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 दगड़। कहाँ जा रहे हो? रास्ते में सलामी भी दे रहा है, और जा रहा हूँ जरा चक 12, फिर आ रहा हूँ जरा बड़े भाग मिलने जा रहा हूँ, दगड़ दगड़ दगड़। नहीं, गांव में कितने लोगों के पास अपने घोड़े होते थे यार? बेशुमार लोगों के पास होते थे। गांव की सवारी घोड़ा होता था, घोड़सवारी बड़ी आम होती थी।
यार पुलिस के पास घोड़े होते थे, तुम्हें पता है इस बात का? अब जो है 5-6 नमाशी से घोड़े इधर माल रोड पे तुम्हें नजर आती है ना, गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द फिरते हुए, ये सारी पुलिस के पास होते थे। गांव के जो थाने होते थे वहां पे एसएचओ के पास घोड़ा ही होता था। अच्छा। घोड़े पे बैठ के वो जाता था छापा मारने या इन्वेस्टिगेशन करने, बल्कि रास्ते में घोड़ा एसएचओ के साथ बातें भी करता था। देखी ध्यान करी उथे रिश्वत ना ले लवी, नाल मैनू भी ना बेइज्जत कराई, तू तो पुलिस च हो गया, मेरी तो कोई इज्जत है। ऊपर से पुलिस में भी उस वक्त रिश्वत बिल्कुल कम होती थी, कोई 100 में से 1 बंदा ही होता था रिश्वती। ईमानदार पुलिस वाले होते थे, वो आगे से घोड़े को मार देते की बकवास करनी है, तुझे शर्म नहीं आती, मैं तुम रिश्वत लेने लगना, बेवकूफ आदमी, मैं पुलिस च को मजाक नहीं, चल बंदे पुत्रा रंगे मुंह कर, किधरे नाली ने डिग पवी। और ये घुड़सवारी तो एक आम चीज होती थी यार। मैंने बारात है ना जो जंज जिसे कहते हैं, ये मैंने गढ़ पे जाते हुए देखा है। आगे बैल लगा हुआ है, गढ़ 3-4 हैं और उनके ऊपर ही फूल शोल लगाए हुए हैं, हार शार लटकाए हुए हैं और सारे तैयार त्यूर होके बैठे हुए हैं। दूल्हा यार मैंने गढ़ पे बैठे हुए देखा। खुद ऐसी शादियां देखी? हाँ हाँ। तुम कितने पुराने हो? ये स्यापा इसको अपना ही पड़ा हुआ है कि मैं किसी तरीके से बुजुर्ग पेट हो जाऊं और ये यंग लड़का बन। सीरियसली? यार गढ़ पे बैठा हुआ दूल्हा मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से। अपनी आंखों से नहीं, टगे की आंखों से यार, अपनी आंखों से देखा। दूल्हा गढ़ के ऊपर बैठा हुआ है, उसने वो सेहरा बांधा हुआ है, इधर फूल वाले गजरे लगाए हुए हैं, सारे हाथ मेहंदी से लाल सुए किए हुए हैं, बेचारा बैठा हुआ है और टगा उसको मजाक कर रहा है। लिल्ला अज मौजा जिन्नियां लैनियां नी, भाई तेरा ब्याह हो जाना, कल तो तू भी फिर टगा ही है के मैं मालक दा टगा, तू बूढ़ी दा टगा हो जाना। तो बैल इस तरह हंसता भी था? तो बैल ही तो हंसता है, उसको कौन सा पेट्रोल की जरूरत होती है? पेट्रोल की कीमत सुन के उसके हाथे बंद हो जाने, वो तो पेट्रोल से मबर्रा होता है, उसके पास सिर्फ खुशी ही खुशियां होती। हाँ, और जो चीजें पेट्रोल से चलती थी, बसें बुसें, और बहुत थोड़ी बसें होती थी, वो फूल बूटे वाली, उनके ऊपर इतने डिजाइन बने होते थे कि दूर से ऐसे लगता था कोई दुल्हन आ रही है। अच्छा, जो पुरानी बसें भी होती थी ना, उनका भी बड़ा चमका चमकू के लोग वो सड़क पे लेके आते थे, और हर सड़क के ऊपर 4-5 बसें होती थी। अच्छा। और तुम यकीन करोगे कि अक्सर सवारियों के नाम ड्राइवरों को याद होते थे और अक्सर ड्राइवरों के नाम सवारियों को याद होते। बकायदा सवारियां बस स्टॉप पे खड़े होकर बातें करती थी, असलम दी बात आने वाली होते थे, चलांगे बाबा ते ही खड़ गए। और अक्सर बसें ऐसी होती थी कि आधा सफर बस सवारियों को लेके जाती थी और बाकी आधा सफर सवारियां बस को लेके जाती थी। मतलब धक्का ला ला के पसीनों पसीनी हो जाना, ओए होए होए। और तुम्हें पता है अब तो चाबी से स्टार्ट होती है ना बस। उस वक्त कई बसें मैंने देखी हुई है जो इस तरह नलका गेड़ के स्टार्ट होती है। हाँ हाँ हाँ, सारे ताड़ियां बजाते थे, स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई। फिर जो बंदे धक्का लगाया करते थे, बस स्टार्ट हो गया, 10 मील आगे चली जाती थी, पीछे से धक्का लगाने वाले दौड़ रहे हैं, सानू भी ला जाओ। इतनी मुशक्कत वाला सफर होता था कि जब हम सोदरे पहुंचते थे हमें 20-22 किलोमीटर दूर, तो तुम यकीन करोगे कि उधर घर वाले कहा करते थे कि 3-4 दिन रवो, इतनी दूर आए होते। 20-25 किलोमीटर को बड़ी दूर समझते थे। अब तो 20-25 किलोमीटर सवेरे जाके गैस का सिलेंडर लाना पड़ता है। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए यार। अभी कई सवारियां रहती थी, तुमने ब्रेक ले लिया, हाथ हो गई यार। अजीज साहब, इस हफ्ते गर्मा गर्म खबरों पर तबसरे के लिए तैयार हो जाएं। ओए होए होए होए, वाकई इस हफ्ते तो इतनी गर्म खबरें, इतनी गर्म खबरें। अखबार वाले ने हमारे महल्ले की लाइब्रेरी में अखबार फेंका तो आग लग गई। इतनी गर्म खबरें, इतनी गर्म, फूंक मार के पढ़ना कोई मुंह न सड़ जाए। अच्छा जी, पहली खबर में वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि मुखालफीन तनकीद से पहले ये तो बताएं कि हुकूमत की नाकामी से उनकी मुराद क्या है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशरफ रईसानी साहब। अशरफ रईसानी नहीं यार, असलम रईसानी। और यार रईसानी होता है, अशरफ हो पावे असलम हो, डिग्री होती है, असली हो या नकली। यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम रईसानी साहब। बताओ तो सही ना, हुकूमत क्यों नाकाम हो गई है? कोई हुकूमत के FSC में नंबर कट आ गए, या CSS में बैठी थी तो वाईवे में फेल हो गई है, या वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार गई है, या हुकूमत 100 कारों से मोटर
मोटरसाइकिल का जंप लगा रही थी तो 63वीं कार पे गिर गई है, या शादी आटे वाले से दंगल हार गई है, या 10 प्याले दूध जलेबियां खाने का मुकाबला हार गई है। दूध जलेबियां खाने का मुकाबला नहीं हार सकती हुकूमत, कामयाब हुकूमत है, हर तरफ कामयाबी के डंडे गाड़ रही। डंडे नहीं झंडे, झंडे ही गाड़े थे, बस रह डंडे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से झंडा ही उतार दिया। ये भी तो बताया ना कि क्यों उतारे सुप्रीम कोर्ट ने झंडे? बस गलत जगह झंडा गाड़ बैठे थे। असल बात। असलम रईसानी साहब, आप अपने मुखालफों से अपनी कामयाबियां क्यों पूछते हैं? आप अपना जर्नल नॉलेज बढ़ाने के लिए एक छोटा सा टीवी खरीद लें, 6-7 हजार रुपए का आ जाएगा, बल्कि 6-7 हजार की भी क्या जरूरत है? दवा करें रंगीन टीवी को ब्लैक एंड व्हाइट खरीदे, 1600 रुपया सारा लगना है, क्योंकि आपकी कामयाबियां रंगीन तो है नहीं, जो रंगीन टीवी जरूरी है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, टीवी लगा के साथ अपने 5-6 मुलायम खड़े करके तो जनाब अपनी कामयाबियां टीवी पे देखें, जरा नौकरों को फासले पे रखें, क्योंकि बड़ी कामयाबी अगर टीवी पे नजर आ जाए ना जी तो बदतमीज होते हैं ये नौकर जाकर भी, गुस्से में हमें बदतमीजी कर देते हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर जाहिर सरफराज ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ की वापसी से इक्तदार के ऐवानों में जलजला आ जाएगा। हाँ, अब तुम्हें पता चला है कि मुशर्रफ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे? सिर्फ आप लोगों को, मुल्क और कौम को जलजले से बचा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो इसलिए नहीं वापस आ रहे कि जलजला आ जाएगा यहाँ पे। उस जलजले की बात नहीं कर रहे, वो अवामी कुव्वत के जलजले की बात कर रहे हैं। जाहिर सरफराज साहब क्यों मुझे एवं डरा रहे हैं हजूर? मेरा तरा ही निकाल दिया आपने। बंदे कितने को हैं आपके पास, कितना को जलजला आ जाना है जनाब? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जितना आपका जलसा होता है ना, अगर जलसों पे टिकट लग जाए ना तो आपके जलसे में माइक का किराया ना निकले। वाहिद आपका जलसा होता है कि जो भी मुकर्रर तकरीर करने आता है वो सारे शुरका का नाम लेकर मुखातब करता है। कोई छोटा काम तो नहीं है ना, स्टेज के भी सारे तीनों बंदों का नाम लेना और हाल में भी ठाठे मारते हुए 9 आदमियों के नाम याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठाठे मारने से क्या मुराद है आपकी? होता है ना, जलसा लेट हो जाए तो फिर आवाम ठाठे मारना शुरू कर देती है। कई दफा तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं मुशर्रफ साहब के जलसे में। बदतमीजी कर रहे हो, ठाठे मार रहे हो। अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर शेरी रहमान का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में माफी की बहुत अहमियत है। हाँ, शेरी रहमान साहबा, आपने ये नहीं वाये किया कि माफी हमने मांगनी है कि अमेरिका ने? चूंकि अमेरिका की आकड़ और हमारी बेबसी से तो ऐसे ही लगता है कि माफी हमें ही मांगनी पड़ेगी। जब रेमंड डेविस पकड़ा गया तो महसूस हुआ कि हमें ही माफी मांगनी चाहिए, इतने मासूम से बंदे को हमने पकड़ लिया। जब ये ड्रोन हमले होते हैं तो यही महसूस होता है कि अपने सस्ते सस्ते बंदों के लिए हम अमेरिका के इतने महंगे मिसाइल जाया कर रहे हैं। अब जब हमने नेटो सप्लाई बंद किया तो यही महसूस हो रहा है कि हमने उनके इतने कीमती सामान के लिए अपनी टूटी पची सड़कें बंद कर दी हुई। अब ये सलाला पे जो हमला हुआ है उस पर भी यही महसूस हो रहा है कि अमेरिका बहादुर ने इतना महंगा हमला किया है और हमने अपने सस्ते से लोगों के लिए उस पर दबाव डाला हुआ कि वो माफी मांगे। क्यों? वह नहीं माफी मांगेगा, माफी हमें ही मांगनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे अंदरूनी हालात भी ऐसे ही है ना, पता ही नहीं चल रहा कि हुकूमत ने कौम से माफी मांगनी है या कौम ने हुकूमत से मांगनी है, मास्टर ने शिगिर्द से मांगनी है या शिगिर्द ने मास्टर से मांगनी है, डॉक्टर ने मरीज से मांगनी है या मरीज ने डॉक्टर से मांगनी है, सास ने नूह से मांगनी है या नूह ने सास से मांगनी है, खामद ने बीवी से मांगनी है या बीवी ने खामद से मांगनी है। अजीजा भी क्या आप अपने घर के टुकड़े लेकर शुरू हो गए? तो मैं नहीं ना पता अल्लाह लोग के मेरे घर का माहौल अमेरिका से कितना मिलता जुलता है। मैं तो कई दफा अपने छोटे काके से कहता हूँ, जाओ बेटे हैलरी का अगर मूड ठीक है तो उसे कहो मुझे रोटी दे दे। आगे से हैलरी जवाब भेज देती है, प्यो अपने को कहो डूम। और ये क्या कर रहे हो? आए मां सदके जाए, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहा हूँ? ये बर्तन मांज रहा हूँ भाई जी, सदके जाऊं। तुम कौन से हमारे परजाई अमेरिका के सामने अहमदी निजात लगे हुए? नाअहली से कबल वजीर आजम की जेर सदारत तवानाई कॉन्फ्रेंस, 10 रोज में बिजली की पैदावार 13,000 मेगावाट तक बढ़ाने का फैसला। मामा सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाय हाय हाय, वो देखो
कॉन्फ्रेंस हो गई थी 10 दिन के अंदर अंदर मेरे मुर्शिद पाक बिजली पूरी कर रहे थे। अच्छा, अब उतार दिया उनको, अब नहीं होएगी बिजली पूरी, देख लेना। 10 दिन में उन्होंने 13,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी। कहां से कर लेनी थी बिजली पैदा? यार उन्होंने किसी कोने में बिजली पड़ी हुई देखी है तो कहा है ना कि 13,000 मेगावाट मैं दे दूंगा बिजली। हो सकता है कोई शापर पर हुआ उधर सजे खबे हो गया और उनको मिल गया हो तो उन्होंने कह दिया पूरी कर दूंगा। वाह अजीजी साहब, 4 सालों में तो उन्होंने बिजली पूरी नहीं की, 10 दिनों में कैसे करनी थी? अल्लाह लोग के नहीं पता चलता किसी वक्त के घर में सोच कहां कहां लगा हुआ है। ये जो मैंने पिछला घर छोड़ा था किराए वाला, 7 साल में उसमें रहा था। पंखा में लगवाता था सेण में और तार उसकी मैं अंदर कमरे में लेके जाता था और पंखा चलता था। अच्छा। जब घर छोड़ने लगा 7 साल बाद, वेड़े में से मैंने पानी वाला हमाम उठाया तो उसके पीछे सोच लगा हुआ। 7 साल मुझे पता ही नहीं चला कि सोच इधर लगा हुआ, मैं तार अंदर लेके जाता। 4 साल बाद अगर मेरे मुर्शिद को कहीं सोच नजर आ गया तो आप लोगों ने उनको टोच लगा दिया। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हाजिर होते हैं तस्वीरों पर तबसरे के साथ चंद लम्हों बाद। चलें जी साहब, व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीर देखना शुरू करते हैं। दिखाएं जी दिखाएं, बिस्मिल्लाह। पहली तस्वीर है ये। वाह 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 वाह, देखो यार कितनी अच्छी साइकिल बनाई है किसी ने। एक जाने का ड्राइवर है और दूसरा वापस आने का ड्राइवर है। हाय 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 यार, मुझे तो लगता है कि ये वो वाली गाड़ी है जिसे कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ सजे हाथ जाना चाह रहा और बीवी खब्बे हाथ जाना चाह रही। अगर दोनों का मुंह एक तरफ होता तो कुछ तो तरक्की का सफर तय होता ना। मुझे तो लगता है कि एक साइकिल सवार नून लीग है और दूसरी तहरीक इंसाफ है। ओ, यानी तुम्हारा मतलब है कि एक दूसरे की मुखालफ सिमत में जाके अपना योर जाया कर रहे हैं। जो मर्जी समझो तो। अच्छा चलें अजीज साहब, अगली तस्वीर देखें। दिखाएं। ये ले। अल्लाह, देखो यार टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है। पाजनैल जरा गौर से देखो यार, उसके पास भी लैपटॉप है। भी पे तुमने जोर क्यों दिया? मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास तो है ही, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। देखो यार, ये इसने मैट्रिक नहीं किया हुआ और लैपटॉप लेके जंगल में बैठा हुआ है और अपने बच्चों को बता रहा है कि बेटे ये देखो, इस वेबसाइट पे ये जो दरख्त नजर आ रहा है, इस पे मीठे तरकोने होते हैं, इस पे रिहायश रखें ताकि आपको खुराक अच्छी मिल सके। और ये मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें एक बांदर ज्यादा बड़ी छलांग लगाते हुए कैसे गिर के यखमी होता है। ये देखो, ये देखो जरा, इधर से जंप किया इसने और ये नहीं हाथ पांव चार नीचे गए। इसलिए मेरे बच्चों, जब छलांग लगानी हो तो पहले एक टहनी से दूसरी टहनी का फासला देख लेना। ऐसी फोटोशॉप तस्वीर है, शुरू हो गया तो। मैं भी सोच रहा था यार, बंदर क्या जाने गूगल का स्वाद। अच्छा चले गूगल से निकले, अगली तस्वीर देखें। हाँ, ये क्या हो रहा है जी? अजीजी साहब, ये गाड़ी वाले का चालान कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कागज था चलान होएगा। एडा तो तेरी मौजा लगी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ, ਮਿੰਨਾ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਹਾ ਜਾਂ ਬੋਣੀ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ 'ਚੋਂ ਚਾਕਲੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਢ कागज। अजीज साहब, ये कोई बूढ़ी खातून है जिसका चालान कर रहा है? आराम ना बाबा, नहीं सारा पता है। और तेरे इत्थे तो रेड़ी 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀ ਰੇੜਨ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ? ਕਿਆ ਦਫਾ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਆ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਢ, ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਜਾਣ ਕਿਹੜੀ। पाकिस्तान च पुलिस पैसे जोड़ती फिरती है, तू गोडे जोड़ के बैठा। चलें अजीज साहब, अगली तस्वीर देखते हैं। दिखाएं जी दिखाएं। होर जाओ कर लेट। हाँ, ये इंटरनेशनल मसला है। घर कहीं लेट गया 9 से 12 वाला शो देख के, भरजाई ने दरवाजा नहीं खोला। अब बेचारा आके संगल पे सुता हुआ, और है भी कोई चीनी जापानी, ये तो बेचारा ये भी नहीं कह सकता खोल दे दरवाजा, मैं दरबार सलाम करन गया। हाँ, ये तस्वीर देखें अजीज साहब।
हेलो, हाय 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 हाय। मेरा ख्याल है चिड़िया घर का ज़राफ़ा है और चिड़िया घर के डायरेक्टर के दफ्तर में आया है। डायरेक्टर साहब और किथे अंदर एसी ला के बैठे हो, बाहर अज मैनू पट्ठे छट्टे नहीं हन पाउणे। आप अंदर ठंड च बैठे हो, मैनू बाहर धुप्पे बन छड़े अजे। मैनू तो उंज भी सूरज नेड़े पैंदा। तुहाडा मेरे जिन्ना कद होवे ते तुहानू पता लगे उत्ते किन्नी गर्मी है। इधर बाहर आउंदे हो कि फिर मैं आवा आप अंदर। मैं चक भर के वालों तो चुक लिया ना तो मैं उतो छड़ना तो तुहां 15 मिनट बाद जमीन ते आउणा। चलिए ये देखें अजीज साहब अगली तस्वीर। आहा, ये तो को बाहर के मुल्क की तस्वीर लगती है। क्यों? हमारे तो घरों में बिजली नहीं और वो साइकिल पे बत्तियां जला के फिर रही है। अच्छा 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 अच्छा, लो जी ये है चौधरी शुजात साहब का 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म करने का फार्मूला। अच्छा, साइकिल को वोट दें और पैडल घुमा घुमा के अपनी बत्ती आप पैदा करें। अजीज साहब अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने लगी हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, ये देखें। हाय 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 हाय, ये लगता है कोई अपनी मुल्क की बिल्डिंग है। हाँ जी, यहाँ लोड शेडिंग की वजह से लिफ्टें नहीं ना चल रही, लोग अब ऊंची बिल्डिंगों में जा ही नहीं रहे। इस बिल्डिंग ने आग के बेचारी ने मुंह नीचे किया और गुजरने वालों को कह रही है उत्ते फिर कहे नहीं आना तो मैं ही थले आया। या फिर मेरा ख्याल है किसी सरकारी ठेकेदार ने ये बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग बेचारी आग के लक पे हाथ रख के कह रही है भैया उतरे हो, अगर मुझे इतना ऊंचा बनाना था तो मुझे में सीमेंट तो पूरा डालते। ज्यादा रेत और सीमेंट घट, दूर हो गया मेरा लक। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।